दोस्तों हम लोग बात करेंगे ईएलएसएस फंड के बारे में कि आखिरकार ये ईएलएसएस होता क्या है। जो ये स्कीम है जो कि म्यूचुअल फंड की स्कीम है वो किस तरीके से एक्ट करती है और कितना आपके लिए फ़ायदेमंद है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम के तहत। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों ईएलएसएस के बारे में। तो शुरुआत करने से पहले आपको एक चीज़ ज़रूर जान लेनी चाहिए, वो है एटीसी का लॉ। एटीसी का जो क्लॉज है उसके तहत ये है कि अगर आप 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट एटीसी कैटेगरी में करते हैं तो आपकी उस फाइनेंशियल ईयर की टैक्सेबल सैलरी 1.5 लाख रुपए कम हो जाएगी। तो आप एक अच्छा खासा यहाँ पे टैक्स बचा पाएंगे। लेकिन ये 1.5 लाख कम करने के लिए आपको अलग अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं, और जो इन्वेस्टमेंट एटीसी की कैटेगरी में आते हैं वो अगर 1.5 लाख तक के हैं तो आप उतना वहाँ पे अमाउंट जो है आपका टैक्सेबल सैलरी से कम कर सकते हैं, जो कि एक फ़ायदेमंद सौदा है। तो यहाँ पे जो व्यक्ति है वो एटीसी में बहुत से अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट करने जाता है। लेकिन मैं बात करूँगा एक सिंपल एक जनरल व्यक्ति की, कि जो अपना जो भी मंथली या ईयरली अर्निंग होती है उसमें टैक्सेबल सैलरी को रिड्यूस करने के लिए वो अलग अलग तरीके अपनाता है। तो मेनली मैंने लिए यहाँ पे 5 तरीके जो आप सेलेक्ट करते हैं। पहला तरीका है कि आप 5 साल की एफडी बैंक में करा करके छोड़ सकते हैं। तो एफडी कराने से आपको 6 से 7% का रिटर्न, जो कि एफडी का इंटरेस्ट रेट है, वो मिलेगा। और दूसरी बात, इसका जो लॉक इन पीरियड का मतलब होता है कि उतने टाइम तक आप पैसा वापस नहीं निकाल सकते किसी भी हालत के अंदर। ये ध्यान रखिए दोस्तों। 5 साल की आपने एफडी कर दी तो ये 5 साल बाद ही निकलेगी, उससे पहले नहीं निकलेगी। और जो आपका रिटर्न आया वो 6 से 7 आया, लेकिन यहाँ पे उस पर भी आपका टैक्स लग करके आ गया। तो आपका जो रिटर्न है वो टैक्सेबल हो गया। यानी कि 6% अगर रिटर्न मिल रहा है और आप 20% की स्लैब में पहुँच गए तो आपका जो रिटर्न मिल के आया वो भी 20% रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि वो टैक्सेबल हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नुकसानदेह चीज़ हो सकती है कि आप अपना पैसा 5 साल के लिए रखें और आपको रिटर्न सिर्फ 5% के आसपास से मिले, अगर मैं टैक्स हटा के बात करूँ। दूसरा है पीपीएफ। पीपीएफ में 7 से 8% का मिलता है, लेकिन यहाँ समस्या आ रही है, रिटर्न यहाँ का जो लॉक इन पीरियड है वो 15 साल है। हालांकि इसमें बेनिफिट ये है कि टैक्स रिटर्न पे नहीं मिलता है। यानी कि जो रिटर्न आपका जो भी अर्निंग होगी वो 15 साल बाद उस पर टैक्स ज़ीरो रहेगा। तीसरा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में जाते हैं। इसका भी 5 साल का लॉक इन पीरियड है, 7 से 8% रिटर्न है, लेकिन इसके रिटर्न पे भी टैक्स है। चौथा, आप एनपीएस करने जाते हैं। एनपीएस का सबसे बड़ी दिक्कत लॉक इन पीरियड रिटायरमेंट तक का है, जो कि बहुत बड़ा हो जाता है और पार्शली ये टैक्सेबल रहता है। तो एटीसी का जो एक सबसे इम्पोर्टेंट है और बहुत से लोग यहाँ को यूज़ करते हैं, वो करते हैं ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट। ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है इसका लॉक इन पीरियड। आप जितने भी लॉक इन पीरियड है उसमें सबसे कम आपको लॉक इन पीरियड ईएलएसएस का मिलेगा। यानी कि आपका ईएलएसएस का जो लॉक इन पीरियड है वो सिर्फ 3 साल का है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 3 साल का लॉक इन पीरियड जो सबसे कम है। दूसरी बात, रिटर्न जो है इसके 15 से 18% तक हो सकते हैं। बाकी सबके फिक्स हैं, इसके 18% या इससे भी ज़्यादा जा सकते हैं, बट एक जनरल रेंज में 15 से 18% तक के आसपास रहता है। हालांकि इसके रिटर्न पे भी टैक्स है, लेकिन वो पार्शियली टैक्सेबल है, पूरा टैक्सेबल नहीं है। उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। तो दोस्तों आप देखेंगे कि आप अगर एटीसी में इन्वेस्ट करना चाहते हो और मनी आपकी जो फ्रीज है वो सबसे कम टाइम के लिए रहे, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन निकल के आता है ईएलएसएस का फंड। तो ईएलएसएस का फ़ंड होता क्या है? ईएलएसएस एक टैक्स सेविंग म्यूचुअल फ़ंड की स्कीम है, जो कि इक्विटी, जो भी इक्विटी स्कीम्स है उसके अंदर इन्वेस्ट करती है, यानी इक्विटी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है। म्यूचुअल फ़ंड क्या होते हैं आप पुराने वीडियो में ज़रूर देख चुके हैं। यहाँ पे ये लोग जो है इन्वेस्ट करते हैं डायरेक्ट इक्विटी में। तो रिस्क यहाँ पे बहुत है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसका जो लॉक इन पीरियड है 3 साल का। यानी कि आज आपने पैसे डाले, 3 साल बाद एग्जैक्टली वो फ्रीज हो जाएंगे। वहीं बाकी फंड्स या बाकी जो भी स्कीम्स है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए आपको फ्रीज रखती है। तो आपको पहले ये तय करना है कि आपको आपका पैसा कब चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरे को 3 साल बाद निकालना है तो इसमें जा सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, ये ध्यान रखिए। हो सकता है 3 साल बाद आधा हो जाए, लेकिन इसमें पोटेंशियल ये भी है कि बाकी सबसे डबल ट्रिपल रिटर्न देने की भी ये यहाँ पे कोशिश कर सकता है, और इसमें प्रोबेबिलिटी उसकी भी काफ़ी अच्छी खासी है। तो ईएलएसएस सिंपल एक म्यूचुअल फंड है इक्विटी वाला, लेकिन उसका लॉक इन पीरियड है 3 साल। यानी कि बाकी नॉर्मल फंड्स में ऐसा रहता है आज आपने पैसा डाला आप कल भी निकाल सकते हैं, बट इसमें 3 साल तक नहीं निकाल सकते। ये आपको ध्यान रखना है। अगली बात है, इसमें रिस्क फैक्टर की रिस्क बिल्कुल है, और नो डाउट है। आपकी मनी कम भी हो सकती है, ये आपके शेयर मार्केट पे डिपेंड करता है। वो बढ़ रहा है तो आपका पैसा बढ़ेगा,
गिर रहा है तो गिरेगा। पैसा जो है आपका तेज़ी से भी बढ़ सकता है और तेज़ी से कम भी हो सकता है। इसमें दोस्तों एक और बड़ा फ़ायदा है, जैसे आपने एफडी कराई 5 साल की, तो 5 साल बाद आपको उसको रिडीम करना ही करना है, ऑटोमेटिक रिडीम हो जाएगी आपके अकाउंट में। फिर चाहे आप उसको फर्दर जो करना चाहे आप कर सकते हैं, बट इसके केस में ये फ़ायदा है कि आप चाहें तो 3 साल के बाद भी इन्वेस्टेड रह सकते हैं। पीपीएफ 15 साल बाद पूरा हो जाएगा, लेकिन इसमें यह है आप जितने टाइम तक चाहें उतने टाइम तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं। आपको कोई नहीं कहेगा पैसा निकालिए। 3 साल बाद आपका पैसा जो है वो पूरी तरीके से जो फ्रीज था वो फ्रीज से हट जाता है। अब आप पैसा कभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपकी मर्ज़ी है कि आप 5 साल बाद निकालिए, 10 साल बाद निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। आप जितने टाइम तक इन्वेस्टमेंट करके रखेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहेंगे, आपका रिस्क फैक्टर उतना ही रिड्यूस हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है ईएलएसएस में जा रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए जाएं, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल ना जाए कि आप सोच रहे हैं कि मैं 3 साल में मेरा पैसा 20% 30% बढ़ा के निकल लूँगा, तो थोड़ी बहुत वहाँ पे रिस्क है। जैसा कि कोविड-19 का टाइम चल रहा है तो ये रिस्क का फैक्टर काफ़ी हाई हो सकता है। अभी जैसे सारा मार्केट गिर गया था बीच में, तो वो चीज़ें आपके फ्यूचर में भी आ सकती है। तो आपके फ्यूचर का जो भी आप प्लानिंग करने चल रहे हैं तो उसमें ईएलएसएस फंड को जोड़ रहे हैं, तो आप इस चीज़ का रिस्क भी ध्यान रखिए, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड ही रहना है। तो जो एएलएसएस पे अब बात करें टैक्स की, कि जो टैक्स मैंने कहा कि जैसे पार्शियली टैक्स लगता है, तो आखिरकार कितना टैक्स लगता है इस पे। तो टैक्स दोस्तों सिंपल कैलकुलेशन है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म गेन इसमें होता ही नहीं है। उसका कारण ये है कि इसका जो भी पैसा निकलता है 3 साल बाद निकलता है, तो शॉर्ट टर्म की बात नहीं करेंगे। इस पे लगता है लॉन्ग टर्म का टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो कि आपकी अगर शेयर मार्केट से उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर जो अर्निंग है वो 1 लाख से ऊपर हो जाती है, तो इसके ऊपर 10% का टैक्स लगता है। 1 लाख तक की अर्निंग पे कोई टैक्स नहीं है, 1 से ऊपर का 10% टैक्स लगेगा। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप उस पैसा निकालने जाएं, जैसे आपने निकाला 1,10,000, तो 1 लाख फ्री है, 10,000 पे आपका जो होगा टैक्स लगेगा 10%, यानी 1,000 रुपये टैक्स लगेगा। तो आप ये ध्यान रखिए, आप ईएलएसएस में किसी टाइम भी रिडीम करने जा रहे हैं तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिए कि उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में कहीं आप लॉस में तो नहीं जा रहे। मान लीजिए आपका किसी साल कैपिटल गेन जो है वो 1 लाख हो गया, तो आप 1 लाख रुपये उसमें निकालिए, अगले में 1 लाख निकालिए, आपको ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ इन्वेस्टेड रहिए, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है ईएलएसएस। लेकिन रिस्क एसोसिएटेड बहुत ज़्यादा है, तो मैं पर्सनली आप लोगों से सजेस्ट करूँगा कि कभी भी अपना पैसा ईएलएसएस में डालने के बाद ये सोच कर नहीं डालें कि मैं इसको 3 साल में निकाल लूँगा, तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। आपका पैसा बहुत कम भी हो सकता है, एज़ वेल एज़ ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर जिनको थोड़ी कम रिस्क लेनी है, 3 साल बाद जब उनका पैसा अगर ज़्यादा हो जाए तो उसका कुछ एक हिस्सा निकाल लिए, बाकी सब चलने दीजिए, आपका इन्वेस्टेड रहना चाहिए। जैसे और बढ़ेगा मार्केट में पैसा और आएगा आपका, तो थोड़ा बहुत हिस्सा निकालिए, बाकी चलने दीजिए। इस तरीके की प्रोसेस अगर आप करेंगे तो आप थोड़े सेफ हैंड में भी जा सकते हैं। लेकिन बाकी जो स्कीम्स जो भी हैं उसमें रिस्क बिल्कुल कम है और कईयों में तो बिल्कुल ही नहीं है। बट इस केस में ईएलएसएस जो एटीसी की स्कीम में अंदर आती है, ये बहुत ज़्यादा रिस्की है और रिस्क इसमें बहुत एसोसिएटेड है। लेकिन इसमें कैपेसिटी ये है कि बाकी जितनी स्कीम आपको रिटर्न दे रही है उससे डबल ट्रिपल या उससे भी ज़्यादा देने की ये कैपेबिलिटी रखती है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप एटीसी में जब भी जाते हैं तो या तो कुछ हिस्सा या इसमें ज़रूर डालिए, एसआईपी के थ्रू चलिए, लमसम से बच करके, और इस तरीके से आप ये एक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से आप लोगों के लिए सिंपल लैंग्वेज में जानकारी ईएलएसएस फंड के लिए। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।